बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है, स्क्रीन विजिबल है बच्चों सभी को? यस सर। ओके। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने नेक्स्ट टेंस पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सम ग्रामर इट इज प्रेजेंट सिंपल एंड सम ग्रामर जो है इसको इंडेफिनिट कहते हैं। पहले तो ये समझना है, आपके सामने एक टाइम लाइन है जो आपको डिटरमिन करेगी कि मोस्टली जुबानों में जो टेंस होता है वो 3 डिवीजन में तकसीम होता है। और अभी यहाँ पे आपने देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पर पर्टिकुलरली किसको कहते हैं। आपको येलो डॉट नजर आ रहा है, जो अभी काम हो रहा है वो कंटिन्यूस होगा, जो पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा है, जो किसी भी टाइम पे हो सकता है। जैसे देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल से मुराद इस पूरे प्रेजेंट के स्पैन में या टाइम में वो किसी भी टाइम हो सकता है, उसका टाइम डिटरमिन नहीं है, उसका टाइम स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट का जो मीन है दैट इज नॉट स्पेसिफिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडेफिनिट होता है इसका मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक ना हो उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। और जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा हो, जैसे फर्ज करो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे चल रहा है, तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। और वो जो अब से पहले हो गया है, जो अब से पहले, फर्ज करो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और इससे पहले ये एक्शन हो गया, तो वो परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से शुरू हुआ था और इस वक्त तक चल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ तक जो परफेक्ट हो गया और इस वक्त चल रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम डिवीजन करते हैं टाइम की। इंडेफिनिट आज चूंकि हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट को, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी टाइम हो सकता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसकी मजीद हम एग्जांपल इस तरह से समझ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कहते किसको हैं, जिसमें कोई क्या होती है, रूटीन होती है या हैबिट होती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे जब हम रूटीन की बात करें तो कैसे, कौन सी रूटीन है, जैसे मेरी डेली रूटीन है जो मैं दिन भर करता हूँ, लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट है, लाइफ ऑफ वर्कर है, मेरे वालिद साहब किस तरह से टाइम गुजारते हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी रूटीन या हैबिचुअल एक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। इसी तरह से कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो प्रोवर्ब है, कोई मैक्सिम है, कोई कोट है, कोई सेइंग है, तो वो भी क्या होती है, वो भी प्रेजेंट डेफिनेट होती है। इसी तरह से जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट में लिखते हैं, वो चाहे इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस हो या वो एक्शन वाले हों, तो वो इंडेफिनेट जिनमें इस्तेमाल होंगे। और प्रेजेंट सिंपल हमने चूंकि पढ़ लिया हुआ है, या उसके सेंटेंसेस होंगे। जैसे सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, फर्ज करो हम कहेंगे मशरिक से निकलता है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये रूटीन में एक्शन हो रहा है। तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम ऐसे काम के लिए या ऐसी रूटीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे यहाँ पे द सन, द अर्थ, ये इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इस तरह से हम जितने वाटर कीप्स इट्स लेवल, तो ये सारे के सारे जो है ये फैक्ट्स हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हैं, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये रूटीन में होते हैं, ये नहीं होगा कि आज पानी अपनी सतह हमवार रखता है कल नहीं रखेगा, तो ये रूटीन में एक्शन होता है। उसके अलावा अगला है जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी चीज के। फर्ज करो हम एनिमल पे को नोट लिखना है, वो किस में लिखेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। आप बर्ड्स पे को नोट लिखना है, किसी प्रोफेशन पे नोट लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी पे नोट लिखना है, तो ये सारा का सारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मसलन आपने फर्ज करो आपने बायो में पढ़ते हैं, कोई हैबिटेट लिखना है, किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। आपने किसी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, किसी केमिकल के
फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो वो सारे का सारा टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह से हम इसकी मजीद देखें, अब ये दो तरह के सेंटेंसेस होंगे। इनमें इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस आपने पहले भी पढ़ लिया, पिछले जो हमने प्रैक्टिस की थी ट्रांसलेशन में, वो इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंफॉर्मेशन हो वहां पे इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट जब एडजेक्टिव लगाना हो, और जब नाउन कॉम्प्लीमेंट लगाना हो तो वो हैज है। मोस्टली एक्सेप्शंस हो सकती हैं, ये मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे हमने हैज है का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे एक्शन आ जाए, वर्ब आ जाए, वो तो आपको पता है, आपने यू हैव बीन स्टडीइंग इट फॉर द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर एजुकेशनल करियर। तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं, और डजंट डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव। और अगर पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस कैसे बनता है? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है, कि नहीं सब्जेक्ट या तो होता नहीं, या फिर उस पर स्ट्रेस नहीं होता, तो ऐसी सूरत में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाए तो फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में हम इज एम आर, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये तो स्ट्रक्चर था, ये आपको पता है। अब आपने उसकी प्रैक्टिकलिटी समझनी है कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, किस तरह से उसको एक्सपेंड करते हैं, और किस तरह से हम उसको ज्वाइन करते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक वर्ब आ गया। अब आपने वर्ब पे सबसे पहले जो आसान तरीका है उसका जो समझने का, वो आपने वर्ब पे सवाल करना है कि ये काम कौन कर रहा है। सपोज गेटअप है, तो गेटअप पे सवाल करिएगा कि ये गेटअप कौन कर रहा है, तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। तो फर्ज करो अहमद गेट्स अप, अब गेट्स अप हो गया। अब वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, अगर तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, वरना हम एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। कब उठता है जी? अर्ली उठता है। कब? अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है। कब जी? एट अबाउट 5 o'clock उठता है। क्यों उठता है? टू हैव अ मॉर्निंग वॉक। और क्यों? एंड ऑफर नमाज। तो इसका मतलब हुआ कि हम एक सेंटेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब्स। अब ये जो मैंने हाईलाइटेड है, ये सारे के सारे, वो सारे के सारे क्या है? वो एडवर्ब्स है। अब इसका मतलब मेन स्ट्रक्चर उसका क्या है? जैसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और बाकी उसमें क्या होते हैं? वो सारे के सारे एडवर्ब्स होते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि असल में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि आपका वर्ब कौन सा है। वर्ब पे सवाल करना है कि ये कौन कर रहा है, और दूसरा सवाल करना है ये किस पे हो रहा है। तो इसलिए आपने एक बात याद रखनी है कि नेवर ट्राई टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। जब आपने इंग्लिश में लिखना है, ट्रांसलेशन करनी हो तो एक अलग बात है, लेकिन जब आपने ट्रांसलेशन ये लिखना हो आपने प्रेजेंट में, तो कभी भी पहले सेंटेंस उर्दू में मत बनाइएगा। सबसे पहले आपने सेंटेंस को वर्ब देखना है, वर्ब पे सवाल करना है। कुछ एग्जांपल मजीद हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ड्रेसअप है, अब ड्रेसअप आपके सामने वर्ब है। अब ड्रेसअप पे सवाल करना है, कौन ड्रेसअप कर रहा है? ही ड्रेसेस अप। ये सब्जेक्ट आगे जो करने वाला है। अब कैसे ड्रेसअप करता है? नीटली, एडवर्ब आ गया मैनर का। क्यों करता है? टू गो टू हिज ऑफिस, रीजन का आ गया। क्यों? कब करता है? आफ्टर हैविंग अ बाथ, ये टाइम का एडवर्ब आ गया। कब करता है? एंड टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो ये आपने क्या किया? आपने जस्ट आपने वर्ब पे क्वेश्चन किया, कौन कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और किस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कब करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, कहाँ पे करता है, तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए? एडवर्ब्स हो जाएंगे। तो इस तरह से सेंटेंस को एक्सपेंड करना है और इस सेंटेंस को फॉर्मुलेट करना है। इस तरह से ड्राइव, अब मैंने ट्रांजिटिव वर्ब लिया, ही ड्राइव्स, ड्राइव पे सवाल करें कौन ड्राइव करता है? सपोज ही ड्राइव्स। और जो मैंने पहले बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम किसका इजाफा करते हैं? एस या ईएस का इजाफा करते हैं। और ड्राइव किसको करता है? हिज कार को। अब सपोज कैसे करता है? स्लोली एंड केयरफुली। और
उसके बाद मजीद करता है कैसे करता है, ऑब्जर्विंग ट्रैफिक रूल्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्मुलेट करते हैं व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग। अभी हम उसकी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करेंगे कि किस तरह से हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब जो ना वो ये है, उसका मतलब ये है कि हमने देखना मजीद एग्जाम्पल। अगली एग्जाम्पल में देखिएगा, हेल्प पे सवाल किया, कौन हेल्प कर रहा है, दो बॉय। अब हेल्प कर रहा है तो किसको हेल्प कर रहा है, हिज पेरेंट्स। तो ऑब्जेक्ट भी आ गया, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आ गया। अब मजीद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है तो एंड के साथ, एंड रिलेटिव्स। और अब जरा उसका टाइम बता दे, हेल्प करने का टाइम को इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। और कैसे करता है, एज ए ड्यूटी। अब जरा देखिएगा, हम किसी भी नाउन के साथ हम कोई भी फ्रेज लगा के उसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप जो ना वो पेरेंट्स आपके सामने नाउन है, रिलेटिव्स नाउन है, टाइम नाउन है, डिस्ट्रेस नाउन है, ड्यूटी नाउन है। इन तमाम नाउन्स के साथ हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या वहां पे फ्रेज लगा लें या वहां पे क्लॉज लगा लें। तो इनका हम इस्तेमाल करके उसको बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से बॉय विद हिज मॉरल, अब सब्जेक्ट आपका बॉय ही है, और इस तरह से आप इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। फर्ज करो ड्यूटी, एज ए ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग लगा लें। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड को बढ़ा सकते हैं। अब इसको मजीद मैंने बढ़ा दी, विद हाई मॉरल्स एंड कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को एक्सपेंड करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। ये सारी गाइडलाइन है आपके लिए, किस लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि सेंटेंस बनाना कैसे। क्योंकि हम प्रैक्टिकल राइटिंग पे जब हम जाते हैं, और सेकेंड ईयर में काफी हद तक जो है ना वो आपको खुद से लिखना पड़ता है सेंटेंसेस जो है ना वो, या क्वेश्चन आपको सम टाइम आउट ऑफ एक्सरसाइज बल्कि बहुत कम होती है इसमें। और मोर ओवर आपको ऐसे लिखना पड़ता है, और इसके अलावा आपको ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। तो इन बोथ पर्सपेक्टिव हम राइटिंग के हवाले से भी देख रहे हैं, और उर्दू इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से भी ये समझ रहे हैं। गाइड है, देखें जी कौन गाइड करता है, द टीचर। किसको गाइड करता है, हिज स्टूडेंट्स को। तो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आ गया। कैसे करता है, कहाँ पे करता है, नॉट ओनली इन हिज क्लास बट आल्सो इन हिज सोसाइटी। तो ये आपका प्लेस आ गया। और क्यों करता है, टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और कौन सा टीचर है, बिलोंगिंग टू शकरगढ़, शकरगढ़ का रहने वाला। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस तरह से हम सेंटेंसेस को बढ़ा सकते हैं, हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और जो है ना वो, इन दिस वे यू कैन क्या होगा, प्रोलॉन्ग सेंटेंसेस। और यहाँ पे भी देखिए आपने, टीचर के मीनिंग में जो फ्रेज इजाफा कर रही है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी नाउन के मीनिंग में जो इजाफा करेगी वो एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब को आपने अगर आप गौर किया होगा तो आपने देखा है कि यहाँ पे एडवर्ब को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं या एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं, उनको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं नाउन के फौरन बाद। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट करते हैं और सेंटेंस को बढ़ाते हैं। आप देखें, एक हेल्प से आपने स्टार्ट किया, एक गाइड से आपने स्टार्ट किया, और सवाल करते गए और आपका सेंटेंस बढ़ता गया। तो ब्यूटी ऑफ राइटिंग में एक अहम एलिमेंट जो है वो आपके लेंथी सेंटेंसेस होना भी होता है। इसी चलते हैं अगले केस पे। अभी आपने देखना है, मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी। आइडियल स्टूडेंट जो है, जो अच्छा स्टूडेंट है, जरा देखिएगा, हम उसके पे सेंटेंसेस बनाने हैं। सपोज हमारे पास ऐसे लिखने के लिए जाता है कि राइट एन ऐसे ऑन एन आइडियल स्टूडेंट। तो आइडियल स्टूडेंट पे ऐसे किस में लिखेंगे, क्या आप बताएंगे कि उसके जो एक्शंस हैं, क्या पास्ट में है, फ्यूचर में होंगे, या वो रूटीन में करता है। जी बच्चों, क्या रूटीन में करता है, रूटीन में करता है। तो अब जरा उसके सेंटेंसेस जितने भी बनेंगे वो दो तरह के सेंटेंसेस होंगे। एक जो सिंपल इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस हैं,
वो हमने कहा इज एम आर और हैज हैव के साथ इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे वर्ब आ जाएगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब जरा देखिएगा जी, वेल्थ एंड फ्यूचर, कमान सेंटेंस बनाइएगा इससे। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड आइडियल स्टूडेंट के बारे में। तो अब यहाँ पे आपने वेल्थ और क्या है, आप फ्यूचर का इस्तेमाल करते हुए करेंगे, क्या बनेगा सेंटेंस? A good student works for to gain wealth and future. Good आप future. जो ना क्या है, an ideal student या good student is a wealth and future of his country। क्या होगा और क्या होता है? Again, pride and glory noun is the pride and glory of his country. He is the pride and glory of his country। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? शाबाश। He He is a good name for his He country. is a good name for his country as well। तो अब सभी को इसको इकट्ठा करना हो तो क्या बनेगा? An ideal student is wealth and future, pride and glory and good name for Pride his and country। glory and good इस name of तरह his से country. जी, good temperament and qualities। शाबाश। He has good He has temperament a and good qualities. temperament and qualities. गुड। उसके बाद जो ना वो रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे पीछे जो ना इंफॉर्मेशन थी, अब वो आ गया। अब रिस्पेक्ट पे आपने सवाल करना है, कौन रिस्पेक्ट कर रहा है? an ideal student. He आप respects बार his बार elders, आप बार everyone. बार बार आप जो ना वो लगाएंगे, या हर दफा आपने जो ना वो इस्तेमाल चेंज कर देंगे? He put करेंगे. he respects किसकी? everyone। he respects His his teachers and parents। elders. आप सभी को इकट्ठा भी कर सकते हैं, his teachers, parents and every person। उसके बाद take interest। He always take interest in His interest in his he work. always takes interest। क्या होगा? Interest in his work. Uh, In his studies. he takes interest। उसके बाद जो ना वो क्या होगा? पिलर ऑफ अ नेशन। ये इंफॉर्मेशन होगी तो वहां पे क्या लगा दिया? He is a pillar of He is nation. always a pillar of nation. He is a pillar of his nation। उसके बाद जो ना वो क्या है? क्रैमर, रट्टा लगाने वाला। He is not a grammar. He is He is not a not grammar. a crammer। उसके बाद जी क्या करता है? He understand। understands everything quickly. He Understands the understands the facts. concepts। He understands the things क्या होगा? rationally। जी, creative and intelligent। He's इंफॉर्मेशन आ गई। He is creative and intelligent. ये याद रखना है, ये याद रखना है कि जब आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या यूज करेंगे? he is creative and intelligent। एडजेक्टिव के साथ हम मोस्टली इज लगाते हैं। Intelligent. उसके बाद है अप्लाई। क्या करता है? वो अप्लाई करता है अपने किसको? कॉन्सेप्ट्स को। क्या होगा? He applies applies his concepts। क्या होगा? उसके बाद है जी, शाबाश। उसके बाद He takes part in curricular activities. जी, अब जरा मैं खुद पढ़ रहा हूँ ताकि हम टाइमली इसको खत्म करें। अब आपको आइडिया हो गया कि सेंटेंस कैसे बनाना है। लिटरेरी टेस्ट है तो आप सुनते जाना। आप अब ये नाउन है तो इसके He has साथ a literary taste. अब सुने जरा, अब जस्ट सुनना है आपने। अब नाउन है तो क्या होगा? ही हैज लिटरेरी टेस्ट। डिलिजेंट इन स्टडीज एडजेक्टिव है तो यहाँ पे ही इज डिलिजेंट इन स्टडीज। पंक्चुअल कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है तो वहां पे भी हमने क्या इस्तेमाल करेंगे? वहां पे हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद वो लीड करता है, ये वर्ब आ गया तो ही लीड्स आ गया। असिस्ट करता है तो ही असिस्ट होगा। ओबीडियंट एंड हम्बल है, एडजेक्टिव्स हैं तो ही इज ओबीडियंट। फॉलो रूल करता है तो ही फॉलोज रूल। डिसिप्लिन्ड है, एडजेक्टिव है तो ही इज डिसिप्लिन्ड। अब आगे बढ़ा सकते हैं, डिसिप्लिन इन स्टडीज एंड लाइफ। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। अवॉइड अगर आ गया तो आप अवॉइड पे सवाल करें, कौन अवॉइड कर रहा है और किसको अवॉइड कर रहा है। तो वहां पे आपने जो ना वो क्या है? ही अवॉइड्स किसको? बैड कंपनी। इस तरह से सवाल कर सकते हैं। किसको अवॉइड? फाउल क्या होगा? गैदरिंग।
फॉल कन्वर्सेशन, जिस तरह से मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आप 2-3 ऑब्जेक्ट इकट्ठे लगा सकते हैं। वेस्ट एनर्जी नहीं करता, जाहिर अच्छा स्टूडेंट है, ही डजंट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। ही इज नॉट अ बुक वॉर्म, क्योंकि नेगेटिव क्वालिटी है। ही इज अ गुड प्लेयर। रिस्पेक्टेड, अब यहाँ पे रिस्पेक्टेड है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस से रिस्पेक्ट कर नहीं रहा, रिस्पेक्ट हो रहा है, तो ही इज रिस्पेक्टेड पैसिव वॉइस में इज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व है, तो क्या करता है, ही ऑब्जर्व द थिंग्स, क्या होगा, कीनली। उसके बाद क्या है, ही हैज स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर। उसी तरह से लूज नहीं करता, जाहिर है करेज लूज नहीं करता। लूज पे सवाल करना है, कौन कर रहा है, ही डजंट लूज करेज। वो लवेबल होता है, ही इज लवेबल। और पैट्रियट होता है, ही इज पैट्रियट। सेक्रीफाइस वर्ब आ गया तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बन जाएगा, ही सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर हिज कंट्री। ही इज वेल अवेयर ऑफ, किससे, बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं आपने, हिज ड्यूटीज, हिज क्या होगा, ऑब्लिगेशंस एंड सो ऑन। ही रीड्स अबाउट, किसके बारे में पढ़ता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। या ही हैज द नॉलेज, या ही रीड्स अबाउट क्या होगा, करंट अफेयर्स। he has, अब knowledge noun आ गया तो he has knowledge of national and international affairs। क्या सर्व पे सवाल करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा, कौन सर्व कर रहा है, वही कर रहा है। he serves his parents और he takes care of them। तो वो क्या करता है, जिंदगी में गोल सेट करता है, तो he sets goals in his life। और क्या होगा, वो ब्लाइंडली फैक्ट एक्सेप्ट पे सवाल करना है, तो एक्सेप्ट करता है फैक्ट्स को। वो क्या होगा, विद, अगर एक्सेप्ट करता है तो विद रैशनैलिटी। ही डजंट एक्सेप्ट फैक्ट्स ब्लाइंडली, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता। ही एक्सप्लोर्स इट्स नेचर या इट्स वैलिडिटी, उसको वो चेक करता है कि वाकई है कि नहीं है। अब जरा देखिएगा जी, ये आपके सामने ये प्रैक्टिस है, ये पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये आपने खुद करना है। ये आपने पाकिस्तान के बारे में, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो ये आपने खुद करना है। आपने शेयर करेंगे इसको करके, और बल्कि इसको आपने नहीं करना, ये आपने खुद से करना है, और इसको आपने शेयर नहीं करना। अगली जो आगे आ रहा है उसको आपने शेयर करेंगे इस तरह से। अब आपने देखना है जी कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो टेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जो जैसे ये सामने लेफ्ट साइड पे आपके सामने वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये बता रहे हैं किसी भी एक्शन की रूटीन को हाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी रूटीन को जो ना वो यूज कर रहे हैं। तो जैसे एन इंजीनियर का ये जनरलाइज्ड एक्शन है तो क्या होगा, बिल्ड्स हो जाएगा। फार्मर का जनरलाइज्ड एक्शन है, आ फार्मर है तो प्रोवाइड्स हो जाएगा। अब सेल्डम आ गया तो विजिट्स आ जाएगा। रेगुलरली आ गया तो रूटीन आ गया, टेक्स भी टेक आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, अगला जो सेंटेंस है ऑन संडेज, तो संडे से मुराद एवरी संडे है तो एंजॉय हो जाएगा, रूटीन आ गया। इसी तरह से यूजुअली आ गया तो टेक्स पार्ट आ गया। When we heat up it evaporates, ये उसका जनरलाइज्ड ट्रुथ है तो प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करेंगे। When we can observe how an apple falls आ जाएगा, क्योंकि एप्पल का गिरना ये यूनिवर्सल रूटीन है, तो वहां पे भी हमने क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। The sun rises यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हमने प्रेजेंट डेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब डेली आ गया तो क्लोजेस आ जाएगा, और ऑलवेज आ गया तो गाइड्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिक फंक्शन मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन में बताया था कि बेसिक फंक्शन हो किसी चीज के तो उसको भी हमने किस में करना है, प्रेजेंट डेफिनेट में। ऑपरेट्स आ जाएगा। ही रेयरली आ गया, ये भी रूटीन को शो कर रहा है तो टेक्स आ जाएगा। और पुलिस का जो रोल है हमारी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने का, वो जनरलाइज्ड है, रूटीन में है तो प्रोटेक्ट्स आ जाएगा। सेल्डम आ गया तो टेक्स आ जाएगा, और आर आर्मी इज रिस्पेक्टेड आ जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्टेड होती है, रूटीन में है, तो वो चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। ऐसे तमाम एक्शन जहां पे सर हमने 12 वाला बता दे। कल वाला मैंने अभी बताया आपको जो बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया किसी एनिमल को आपने एनिमल को आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है तो किस टेंस में लिखेंगे। सपोज आप बायो पढ़ते हैं
तो आपने फंगस का आपने जो ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, तो किस टेंस में लिखेंगे आप फंगस को? जी किसमें लिखेंगे? Indefinite में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपने जो ना वो इसके अलावा Indefinite. जी इंडेफिनिट में, इसके अलावा आपने कोई भी आपने किसी कैरेक्टर्स किसी केमिकल की प्रॉपर्टीज लिखनी है, आपने जनरेटर्स पे नोट लिखना है, तो किस टेंस में लिखे जाएंगे? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो कितना यूजेबल है आपके, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आल्सो इन अदर साइंस सब्जेक्ट्स। तो साइंसेस में आप जितने भी नोट लिखते हैं वो फैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, क्योंकि साइंस सारी नेचुरल साइंसेस है, और नेचुरल साइंसेस के जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। और फैक्चुअल बेस पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। दो तरह के, जहां पे इंफॉर्मेशन हो वहां पे इज एम आर का इस्तेमाल कर देंगे, और जहां पे वर्ब आ जाए वहां पे प्रेजेंट डेफिनेट जो है फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉमन है, और यू विल सी कि आप जब गौर करेंगे इस प्रेजेंट टेंस को तो यू विल फाइंड एवरीवेयर, आपको हर जगह पे ये आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा। आपने गौर से पढ़ना है। आपकी आधी से ज्यादा बायोलॉजी आपकी, बल्कि आप कह लें 80% बायोलॉजी आपकी प्रेजेंट डेफिनेट पे बनती है, और आप सारा का सारा आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे किस टेंस में पढ़ते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट में। इस तरह से केमिस्ट्री बहुत सारी आपकी वो प्रेजेंट डेफिनेट के स्ट्रक्चर्स पे मबनी होती है। फिजिक्स के सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जितने भी नेचुरल साइंसेस हैं, इवन सोशल साइंसेस हैं, वो आपके प्रेजेंट डेफिनेट पे बेस करते हैं। अब आते हैं जी हम अगली केसेस पे। अब जरा हमने इसको ट्रांसलेशन में इस्तेमाल करना है। इल्म के जरिए से हमें दौलत ही नहीं रूहानी सुकून भी मिलता है। जी अब आपने पार्टिसिपेट करना है जी इसमें। आप बताएंगे जी इसमें वर्ब कौन सा है? सबसे पहले आपने वर्ब देखा। हमने मैंने वर्ब पूछा है आपने, हम तो कर रहे हैं। मिलता है. मिलता है वर्ब है, और मिलता है पे सवाल करें कौन हासिल कर रहा है? हम हासिल कर रहे हैं। और हम किसको हासिल कर रहे हैं? दो चीजें हैं। कौन कौन सी? माली दौलत, रूहानी सुकून। माली दौलत और रूहानी सुकून। तो पहले किसको लिखना है आपने? सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, और फिर ऑब्जेक्ट को। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे we get, अब यहाँ पे दो, not only wealth but also material peace but also with ट्रांसलेशन बाद में करते हैं, जरा पहले समझ लें इसको ये करते कैसे हैं। यूं सारी जिंदगी अपने मकसद हयात से बेखबर रहता है। आपने वो बताना जी इसमें कौन सा बेखबर है। रहना, रहना वर्ब रहता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कौन होगा? या आप सब्जेक्ट बताइएगा। रहता है, हम तो हम है तो रहते हैं होना चाहिए था ना। तो इसका मतलब कौन है? इंसान, इंसान। अब ये जब रनिंग पैराग्राफ होता है तो बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। जब रनिंग पैराग्राफ होता है तो बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। ऐसी सूरत में हम जो है ना वो क्या यूज करते हैं वहां पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। जैसे यहाँ पे अब ये वर्ब आ गया, पहले सब्जेक्ट जो आपका इंसान था, रहता है, क्या रहता है? बेखबर रहता है। ये रहने जो होने वाले वर्ब्स हैं उनके साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो ये एज ऑब्जेक्टिव की जगह पे लगता है। और अब जरा देखिएगा बेखबर किस से है? अपने मकसद हयात से। तो इसका मतलब ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? बेखबर के। तो अपने मकसद हयात कब लिखेंगे? बेखबर के बाद। और जो टाइम का वर्ब आ गया वो लास्ट पे आ जाएगा। ये सारी उम्र जो है वो लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये जरा अरेंजमेंट समझनी है कि हमने सेंटेंस को बनाना कैसे है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को कहाँ कहाँ पे रखना है। ये अरेंजमेंट इनफेक्ट आपको समझनी है। अगला सेंटेंस देखिए। ये हमें हर मौजू पे मालूमात मुहैया करती है। वो बताइएगा। मुहैया करना, मुहैया करना। करती है। सब्जेक्ट ये हमें ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें और मालूमात, हमें और मालूमात, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट। और अब जरा देखें हर मौजू पे क्या है? इसकी मीनिंग इजाफा करे कि हर मौजू पे क्या है? वर्ड बताएं किसके मीनिंग में इजाफा करे? मालूमात। मालूमात मतलब है
नहीं नहीं, देखिए ना, हर मौजू पे क्या है, हमें है, या हर मौजू पे मालूमात है? मालूमात। मालूमात है। तो इसका मतलब हर मौजू पे कहाँ पे लिखेंगे? मालूमात के बाद। बात क्लियर? ठीक हो गया? अब जरा देखें, और हमारे दिमाग को मुनव्वर करती है वो मुनव्वर करना। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये भी और के साथ है, तो सब्जेक्ट वही चलेगा। कौन सा है? ये। अब दूसरा सवाल कहना, मुनव्वर किसको करती है? हमारे दिमाग को। तो ये क्या हो जाएगा? दिमाग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया जी। उसके बाद जो है, दिमाग को अब जरा ये बेहतरीन दोस्त हैं जो हमारा मुसीबत में साथ नहीं छोड़ती। अब इसमें वो बताइएगा जी, पहला सेंटेंस हमने कर लिए थे, हमारी बेहतरीन दोस्त है, ये नहीं हमने छोड़ती। छोड़ें, छोड़ना, साथ ना छोड़ना छोड़ें। वर्ब हो गया। सब्जेक्ट ढूंढे जी, कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा होगा इसमें? जो। अब देखिए, ये किताबों की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया? किताबों की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया? जो का इस्तेमाल किया। तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, किसका साथ नहीं छोड़ती? हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट। उसके बाद बल्कि हमारा हौसला बढ़ाती, वो बताइएगा। हौसला बढ़ाती है। अब सब्जेक्ट वही है जो, और क्या है? हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और सब्र इस्तिकलाल से मुश्किलात पे गालिब आने का दर्स भी देती है। अब वर्ब क्या है? देती है। देना। देती देना। हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? वही जो जो पीछे ये चल रहा है। अब जरा अंडरस्टूड है। बुक्स जी, अंडरस्टूड है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? सब्र इस्तकलाल मुश्किलात नहीं, पर सब्र गालिब इस्तिकलाल आने। देती हैं या दर्स देती हैं? दर्श देती हैं। दर्स देती हैं। दर्स हमारा ऑब्जेक्ट देते है। हैं। अब ये गालिब आने का क्या है? दर्श दर्स। देती हैं। तो इसका मतलब ये गालिब आने का किसके बाद लिखेंगे? दर्स के बाद। दर्श के गालिब बाद। किस पे आना है? मुश्किलात। और तो इसका मतलब ये किसके बाद लिखेंगे? ये इसके बाद आ जाएगा। वेरी वेरी सीक्वेंस है, वेरी सिस्टमेटिक। अगर आप इसको गौर से पढ़ें, वेरी सिस्टमेटिक, यू कैन अंडरस्टैंड इट जी। ये खुशहाली और सूदगी के वक्त मतानत और संजीदगी का सबक। अगेन यहाँ पे वो बताइएगा। देते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा देती है। ये है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सबक सबक। और जरा, अब जरा सबक पे सवाल कर, अब जरा पीछे चलते जाए। मतानत और संजीदगी का क्या है? सबक के मीनिंग में इजाफा कर तो रहे हैं। इसका मतलब है इजाफा कर रही है। मतानत और संजीदगी कब लगाएंगे? सबक के फौरन बाद। सबक के बाद। ठीक है। और खुशहाली और सूदगी के वक्त में क्या है? मतानत और संजीदगी। तो इसका तर्जमा हम कब करेंगे? मतानत और संजीदगी के बाद। ये पूरे फैक्टर क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने इसकी रूटीन समझनी है, और वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का इंडिकेशन समझनी है। Excuse me, sir. जी भाई। खुशहाली और सूदगी का बता दी, इसका तर्जुमा अभी आगे आ रहा है ना, आप समझने, सिर्फ मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया। अभी अब ट्रांसलेशन पूरी में आगे कर। अब जरा देखिएगा, अब आपने, मैं उसकी ट्रांसलेशन जो है वो कर रहा हूँ। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या देखा? सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट क्या थे? दो चीजें थी, माली दौलत और रूहानी सुकून। तो ये दोनों किसके साथ अटैच हो रही थी? मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल काम। तो इनके दरमियान नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल किया। तो यानी जो ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट एंड के साथ ज्वाइन हो सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हो सकता है, एज वेल एज के साथ हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जगह पे ही रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगले सेंटेंस में देखिएगा, बेखबर रहता है, एंड दस ही रिमेन्स अनअवेयर। अनअवेयर किससे? अपने मकसद या से ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। क्या होगा? आगे टाइम आ गया, कब? फॉर द होल लाइफ। ठीक है यार, मौजू पे मुहैया करती हैं। अब ये की जगह क्या आ जाएगा? दे प्रोवाइड अस। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और चूंकि दो ऑब्जेक्ट थे हमारे, इंफॉर्मेशन, हम हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। और अब किस पे है? मालूमात का किस पे? ऑन एवरी टॉपिक है। ऑन एवरी टॉपिक किसके बाद लिखा हमने? इंफॉर्मेशन के बाद।
दिमाग को मनवर करती हैं वो अंडरस्टूड होगा। अगर एंड के साथ लगाना है तो दे लगाने की जरूरत नहीं है, अगर अलग से सेंटेंस बनाना है तो फिर आपने दे लगाने की जरूरत है। तो क्या होगा, एनलाइटर। एनलाइटर किसको, आर माइंड्स को। सिंपल सा है, ये कि बेहतरीन दोस्त हैं, देयर आर बेस्ट फ्रेंड, ये हमारे पहले भी किया था सिंपल सेंटेंस में। और जो साथ नहीं छोड़ती, डोंट लीव अस। डोंट लीव अस किस में, मुसीबत में, ये टाइम आ गया, इन लर्ट्स आ गया, एंड पे आ गया। तो अब जरा एडवर्ब की पोजीशन देखिएगा, ये हम लास्ट पे इस्तेमाल करें, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाती है। क्या होगा, रादर बल्कि के लिए, क्या होगा, एनकरेज, वर्ब आ गया, कौन, दो, वो, दे एनकरेज अस, रादर दे एनकरेज अस। और सबरस्त क्लास से दर्स देती हैं। एंड गिव अस, यहाँ पे अंडरस्टूड है, एंड जो है ना पहले दे आ गया है, तो यहाँ पे दोबारा एंड दे लगाने की जरूरत नहीं। गिव अस अ लेसन, किसके लिए, टू ओवरकम डिफिकल्टीज, किसके साथ, विद पेशेंट एज अ रिजोल्यूशन। उसी तरह से स्कीमेटिक तरीके से ये आगे आता जाएगा। और यहाँ पे दर्स देती हैं, गिव अस अ लेसन ऑफ सेवेरिटी एंड ग्रेविटी एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड कंप्लेसेंस। तो यानी इस तरह से आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को समझना है और उसको आपने ट्रांसलेट करना है। अब जरा एक्टिविटी देखिएगा जी, ये आपकी होम एक्टिविटी है। आपने डॉक्टर के कैरेक्टरिस्टिक पे नोट लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा आपके सामने ये कुछ कैरेक्टर्स हैं,